बात बहुत ही पुरानी है। जूनागढ़ नाम के एक गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। पवन का कोई अपना परिवार नहीं था। वो बिल्कुल अकेला ही था। पवन अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वो बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन की बात है। पवन जब नदी पार के दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पवन ने उसे उठा लिया। देखने में वो चीज किसी हीरे की तरह से मालूम पड़ती थी। पवन ने उस वस्तु को लेकर अपने घर पर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वो कांच का एक टुकड़ा ही था। पवन ने इस वस्तु को किसी सोने की दुकान में जाकर बेचने का फैसला किया। उसी समय पवन नगर के एक बहुत ही बड़े सेठ के पास हीरा बेचने के लिए जा पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस सेठ का नाम कालीचरण था। उनकी दुकान पर बेशुमार हीरे जेवरात रहते थे। ये सेठ हीरो का बड़ा ही पारखी था। इसके पास एक से एक नया डिजाइन हीरा रहता था। सेठ कालीचरण के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, देवान और राजा महाराजा भी थे। उसके दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। ये सेठ किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। इसके जैसा परखी सेठ पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब पवन ने सेठ की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नया डिजाइन के हीरा लेकर आया हूं। ये हीरा पिछली कई वर्षों से हमारे खानदान ने संभाल कर रखा है। मेरी मां की मौत के बाद अब ये हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवा कर नहीं पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब हूं। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये हीरा बचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। पवन ने वो हीरा सेठ के सामने रख दिया। सेठ ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वो हंसने लगा। सेठ ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि मात्र एक कांच का टुकड़ा था। पवन को देखकर वो घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आए हो। तेरी अकल घास चरने तो नहीं गई। ये सुनकर पवन ने एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन में समझ गया था कि अगर सेठ इस हीरे को नकली बता रहा है तो ये जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी सेठ कोई नहीं है। फिर भी पवन ने ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, सचमुच ये एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे दादा ने मेरे दादा को दिया। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को
और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी माँ को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा है। मेरे घरेलू हालात इस समय खराब है, इसीलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूं। और मैं कौन सा कहता हूं कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पवन की बातें सुनकर सेठ सच में पड़ गया और फिर कुछ विचार करने के बाद उसने वो नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन ये तो बताओ कि इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? पवन ने तुरंत कहने लगा, कम से कम 15,000। सेठ ने एक बार फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 15,000 में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने मुझसे खरीद लिया मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। पवन ने वो हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस लौट गया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन पवन का वो हीरा सेठ के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन किसी राजकुमारी का सेवक सेठ की दुकान में आया और कहने लगा कि वो अपने राज्य की राजकुमारी के कहने पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पहनाकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में तुम्हारे जैसा बड़ा और समझदार सेठ कोई नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की खूब खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। वो आदमी बड़े ही ध्यान से हीरो को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक होता तो देखने में उसे पसंद नहीं आता। जो हीरा उसे पसंद आता तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती। इस तरह से वो हीरे में कोई ना कोई कमी निकलता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया। अचानक उसे पवन का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वो हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो नगर का सबसे बड़ा सेठ होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। कालीचरण सेठ ये समझ चुका था कि इस आदमी को हीरो की कोई परख और समझ नहीं है, ये कोई अनाड़ी है। सेठ ने पवन का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हजूर, मैं अपने सारे हीरे आपको दिखा चुका हूं।
जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब ये ही एक हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वो आदमी उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाला है आपने, क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नया चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि अभी के अभी सौदा पक्का हो जाए। सेठ कालीचरण इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था। सोचने लगा, ये आदमी तो मुझे दिमाग से पागल लगता है, जो इतनी कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। सेठ कालीचरण ने सोचा, अगर इस हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो ये इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि ये राज दरबार से आया है। इसके लिए 15,000 कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इसे 25,000 मांग लूं। इनमें से 15,000 पवन को दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सेठ ने कहा, हुजूर, हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 25,000 रखी है। ठीक है, कीमत तो ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपए है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 9,000 रुपए बयान के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम में एक हफ्ते के अंदर आपको देकर ये हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं एक हफ्ते के अंदर बाकी की रकम ना लेकर आया तो मैंने जो 9,000 रुपए आपको दिए हैं वो आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस एक हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे 9,000 रुपए मेरे और 14 जुर्माने के तौर पर यानी 25,000 रुपए वापस करने होंगे, क्योंकि मैं ये हीरा राजकुमारी के लिए ले रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसीलिए ये शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। कालीचरण कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आखिरकार इस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया। दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर वो आदमी 9,000 रुपया देकर वहां से चला गया। अब सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वो भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन बाद की बात है। कालीचरण अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी पवन वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वो दुकान में आ गया। हालचाल पूछने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास कई महीने से पड़ी हुई है। अगर वो हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वह हीरा मुझे वापस दे दो।
मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवादार यहाँ पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए, वह उसे खरीद ले। चमन लाल ने जब ये बात कही तो कालीचरण सेठ के ऊपर मानो बिजली से गिर पड़ी। उसके होश ही उड़ गए। सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अगर पवन को वो ये बता दे कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को वो पहले ही बेच चुका है, तो किसी ना किसी तरह से वो ये बात जान जाएगा कि सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ है और फिर उसकी पूरी रकम पवन को देनी होगी। और अगर मैंने पूरी रकम इसे नहीं दी तो ये शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर उसने पवन को उसका हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छी तरह से सोचने के बाद कालीचरण सेठ ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, भाई मुझे तुम्हारा हीरा परखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में तुम्हारे हीरे को देखा तो सचमुच वो बहुत ही कीमती है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर पवन खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच तुम उस हीरे को खरीदना चाहते हो? लेकिन तुम तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ चुकी है। अच्छा तो अब मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे तुम? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 15,000 रुपए। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये हीरा आपको बेच रहा हूं। ये सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी से 15,000 रुपए निकालकर पवन के हाथ पर रख दिए। पवन ने सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखी और वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। उस पवन के भोलेपन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह से सिर्फ 15,000 में वो मान गया। सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमारी के सेवादार के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी गई 7 दिन की अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। कालीचरण सेठ कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी के सेवादार को ना तो आना था और ना ही वो वापस आया। हालांकि सेवादार के द्वारा दिए गए 9,000 रुपए सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए पवन को सेठ 15,000 रुपए दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 6,000 का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और ना ही चमन लाल कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वो कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे।
परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वो खुद एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था। साथ ही साथ ये बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी सेठ को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बन गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन महसूस कर रह गया। आज तक वो इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वो सेवादार कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी धन दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वो सेवादार पवन का ही एक दोस्त था और दोनों ने मिलकर सेठ को मूर्ख बना दिया। मेषपुर राज्य में रहने वाले सेठ लखीचरण राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ लखीचरण के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी ना किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपनी धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। लखीचरण के सब नौकर चाकर और संगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। लखीचरण वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसके हवेली भी राजा के महल से कम ना थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। लखीचरण के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और क्योंकि राज्य के राजा भानु प्रताप उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वो भी देख ले कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। लखीचरण ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा भानु प्रताप को भी बुलाया गया। राजा भानु प्रताप को पूरी शान शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया, जहां पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पर किसी आम आदमी को आने की आज्ञा नहीं थी। गलती से सेठ लखीचरण का नौकर उसे कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ गया। वो खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोषी क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा।
ये प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम पिंटू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा भानु प्रताप के महल में नौकर था। पिंटू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसकी मां सुलग ही रहा था। वो बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। पिंटू जानता था कि सेठ लखीचरण राजा भानु प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वो मौके की इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान है। समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा भानु प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। पिंटू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ लखीचरण से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि पिंटू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ लखीचरण बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। पिंटू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो पिंटू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। लखीचरण की ये मजाल कि वो अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है वो, राजा की बराबरी करता है। पापी कहीं का। राजा भानु प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झट से पिंटू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, पिंटू जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वो सच है क्या? पिंटू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में दहक रही थी। उसने ही राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कहाँ गया मुझे क्या पता। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए पिंटू बाहर निकल गया। राजा सच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। पिंटू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था। अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। सोचने लगा, सेठ लखीचरण मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी। उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज पापी कहीं का। मैं अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहेगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह सेठ लखीचरण को पढ़कर
उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत लखीचरण के घर पहुंचे और उसे पढ़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने लखीचरण को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो लखीचरण, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ लखीचरण राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं, अब वही लोग उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सच में पड़ गया। वो इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वो निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया? वो पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी। उसका नौकर पिंटू। सेठ के दिमाग में पिंटू का नाम गूंजने लगा। पिंटू, पिंटू, पिंटू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मारपीट कर घर से निकला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। ये सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय लखीचरण ने अपने एक नौकर को बुलाया और पिंटू को बुला भेजा। कुछ देर बाद पिंटू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। पिंटू को देखते ही लखीचरण ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पिंटू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला ये भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान पिंटू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, ये तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में ये सब कुछ देखकर पिंटू की तो आंखें चुंधिया गया। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसीलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। पिंटू को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन पिंटू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। पिंटू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वो पहले कर चुका था।
वो नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही पिंटू के मुंह से यह बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर पिंटू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, वो नमक हराम ये तो क्या बकवास करता है। पिंटू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूं, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि पिंटू ने नींद में ये सब कुछ झूठ ही बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ लखीचरण वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ लखीचरण के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलवाया और पिंटू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमता भी मांगी। सेठ लखीचरण दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में पिंटू के लिए भी सम्मान की भावना थी। बहुत पुरानी समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक नगर में लालाराम नाम का सेठ रहता था। वो लोगों को ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। उसके पास बिलासपुर के अलावा भी अभी दूर दूर के गांव के लोग पैसे लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वो लोग मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ लालाराम ब्याज पर पैसे तो देता था, लेकिन वो उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वो समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता। इसके साथ साथ लालाराम में 2 गुण और भी थे। वे बहुत ही दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से शिबू और दिबू नाम के 2 ठग गुजर रहे थे। सेठ लालाराम की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंचे। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लिया जाए और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वो पैसा वापस भी ना करना पड़े। ये सोचकर उन दोनों ने एक योजना बनाई और सेठ लालाराम के पास चल दिए। दोनों ठग सेठ लालाराम की हवेली में पहुंचे और जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इस बार हमारे यहाँ कोई फसल नहीं हुई और हमारे घर में खाने के लिए अन्ना का एक दाना भी नहीं है। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफी सुना है।
इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ लालाराम ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैंने तुमसे पैसे लेने का कारण और तुम्हारे रहने की जगह नहीं पूछी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक वापस करोगे। सेठ लालाराम की बात सुनकर शिबू ने कहा, सेठ जी हमें 3,000 रुपए की जरूरत है और हम आपका पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। सेठ की समय की बात सुनकर शिबू मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी कर्ज तो कर्ज ही होता है, कोई समय तो हम बात नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर इस जन्म में नहीं दे सके तो अगले जन्म में जरूर वापस कर देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है तुम अगले जन्म में वापस कर देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ लालाराम ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें 3,000 रुपए दे दो और ये भी लिख लो कि पैसा ये ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब ये सुना तो सेठ से कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें 3,000 रुपए दे दिए। दोनों ठग रुपए पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ लालाराम को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक आप जानते हो कि वो आपको पैसे वापस करने नहीं आएंगे और इस कागज के अनुसार तो हम कानून भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दिए। सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया और ये मैंने क्यों किया ये बात समय आने पर पता चलेगा। और एक बात याद रखना, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म हमें भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ लालाराम की ये बातें मुनीम को समझ में नहीं आई। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी शिबू ने कहा, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उसे बेवकूफ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार भला कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर दिसू ने कहा, चलो हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फायदा ही फायदा है। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफी समय हो गया था। रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। ये सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वो घर एक किसान का था। किसान बाहर आया। शिबू ने किसान से कहा, भाई हम दोनों परदेसी हैं,
और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी ये बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करता हूं। ये कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनको कहा, अगर आपको खाने की जरूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूं। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही बहुत है। दोनों ठग काफी थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय दिसु को कुछ आवाज सुनाई दिए, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। शिबू ये आवाज सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने शिबू को उठाया और सारी बात बताई, और वह दोनों बहुत ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूरी पर दो बैल जरूर खड़े हुए थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक गए। असल में ये आवाज उन बैलों की थी जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर दिसु बोला, बैल और मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर बोला। शिबू ने कहा, भाई ये देखो तो, मैं भी परेशान हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों बैलों में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, वो इसलिए, अपना जो मालिक है उसे मैंने पिछले जन्म में 400 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए महीनों उसके पास उसकी बैलगाड़ी में जुड़कर वो कर्जा चुका रहा था। कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है। तभी तो हमारा मालिक उसे कर्जा लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वो आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के ना देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो ये काफी मुश्किल वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। ये सुनकर दूसरे वाला बैल बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो दोस्त,
ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त। खैर छोड़ो हमारी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है, या फिर मिल जाएगी। लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब पहले वाला बैल बोला। बैलों की ये बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया? पहले ने कहा, तुम ये पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया। वो दोनों व्यक्ति ठग है और अब तक ना जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं, और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठगकर उसे कर्ज लेकर आए हैं। ये बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका गधा बनना पड़ेगा। उन बैलों की बात सुनकर दोनों तो के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, सुना दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, हाँ, और ये भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। ये बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इस जन्म में धुल जाएं। ये सोचकर दोनों ने तय किया कि वो सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उसके पैसे वापस कर देंगे और उसके साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वो दोनों बैल दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान की रोने की आवाज से उन दोनों की नींद खुली। वो दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर दोनों ठग समझ गए कि वो बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल ने तो सचमुच दम तोड़ दिया है और वो अपने मालिक के पिछले जन्म के घर से मुक्ति पा चुका था। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, मेरा कर्ज तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूं। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो मेरा एक बैल पहले ही मर गया है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद
दोनों ठग सेठ की हवेली पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने सेठ लालाराम से कहा, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ लालाराम ने हैरानी से उनसे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर शिबू बोला, सेठ जी आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों शिबू और दिसू है। कल ही तो हमने आपसे 4,000 रुपया कर्ज पर लिए थे। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही है जो कल कर्जा लेने के लिए आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया है। मुनीम की बात सुनकर शिबू और दिसू ने कहा, हाँ सेठ जी हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मूल के 4,000 रुपए और ब्याज के 11 रुपए साथ में, और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ लालाराम ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैं कर्ज वापसी ऐसे नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूं। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था, मैं उसी समय ही ये कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर शिबू ने कहा, सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? शिबू की बात सुनकर दिसू ने भी कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्जा लौटाना चाहते हैं तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे, तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूंगा। दिसू और शिबू ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाए। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक साधु मिले। जब साधु ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब साधु ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। साधु बाबा ने उनको कहा, बेटा यहां से 1 मील दूर एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। साधु बाबा की बात मानकर वो दोनों आगे चले गए। थोड़ा सफर करने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। ये वही गांव था जिसके बारे में साधु बाबा ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है और ना ही कोई कुआं और ना ही कोई नदी है। इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर तक जाना पड़ता था। वहां की हालत देखकर शिबू के दिमाग में साधु बाबा की बात याद आई। वो सोचने लगा, अगर यहां कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्जा उतर सकता है। ये सोचकर शिबू ने दिसू को अपनी योजना बताई। शिबू दिसू के कान में धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर दिसू का चेहरा भी खिल गया।
दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वो दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वो एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। ये सब करवाने में उनका 4,000 रुपया का खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर शिबू ने दिसू से कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वो पानी लेने जरूर आएंगे। दिसू ने शिबू की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों डंडे हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वो बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर शिबू ने कहा, इस कुआं से दूर रहो, हम किसी को भी पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शिबू ने उनकी बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि बिलासपुर के सेठ लालाराम जी का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ लालाराम के पास पहुंचे और सेठ से प्रार्थना करने लगे कि सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ लालाराम ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब गांव वालों ने सारी बात सेठ लालाराम को बताई और फिर कहा, सेठ जी आप हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैं कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? क्या वो मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने दे देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वो हमें पानी जरूर दे देंगे। हमें इस बात का विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ लालाराम जब अपने मुनीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से उसने दिसू और शिबू को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ से कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही है जिन्होंने आपसे 4,000 कर्ज में लिए हैं और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी।
मुनीम की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन कमख्तों ने यहाँ क्या चक्कर चलाया है। उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुमने क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को, गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा दोगे तो हम उन्हें पानी जरूर भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब मैं कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, ये बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए मतलब वह कैसे? सेठ की बात सुनकर दिसू बोला, सेठ जी वो मैं आपको बताता हूं। हमने जो 1 महीना पहले आपसे 4,000 का कर्ज लिया था, उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। अगर आप ये कह दे कि ये कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वो मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर शिबू ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। शिबू की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिसू भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर में ही लगेगा, और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर पानी लेने दोगे तो इसका पुण्य और उनकी दुआएं आपके ही मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे गड़गड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ लालाराम उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने घर से मुक्त करता हूं। गांव वाले खुशी से सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए, बर्तन लाने के लिए अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने दिसू और शिबू से कहा, ये बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की डांट देता हूं। लेकिन एक बात की मुझे बहुत हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो। हम आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए जरूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब शिबू ने सारी बात जो किसान के घर में हुई थी वो सेठ को बताई। सेठ और उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गया। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा
और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ लालाराम भी खुश था। इस घटना के बाद शिबू और दिसू ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे।